चलें जी बच्चों, वी आर डूइंग समर 2025 जून 42, लेकिन बिकॉज उसका सेक्शन ए रिमूव्ड है तो फॉर नाउ आई ओपन समर 24 का पेपर, वेरिएंट 42 ही अपना ही वेरिएंट। तो उसमें डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, ज़रा समझते हैं कि कैसे हम सेक्शन ए को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। The advantage of the car is that it provides freedom for the consumer. However, the disadvantages of car use are that it creates congestion, carbon dioxide, CO2, and air pollution. These disadvantages led many countries to agree to replace internal combustion engines, ICE cars, with electric vehicles, EV, from 2030. दुनिया भर 2030 के बाद mostly you'll see just EVs. So that they're telling us now. And I think I heard another kid's prompt. Let me check. Yes. जी बच्चों, so the advantage of the car हो गया, हमने पढ़ लिया। Successful introduction of EV is dependent on the development of battery technology and production of batteries to enable EV to drive a similar distance to ICE cars before they need recharging। ये मेन रेंज एंग्जाइटी इनकी होती है जिसकी वजह से लोग अभी तक स्विच करने में ज़रा हेजिटेट कर रहे हैं, स्पेशली हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ चार्जिंग पॉइंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। Better electrode design, better assembly, and chemistry are all technical aspects of battery production that could reduce costs, resulting in economies of scale for more efficient use of capital and labor. In addition to technical economies, there may well be purchasing economies of scale in battery production, where buying raw materials and capital equipments in bulk. तो अभी सारा माइक्रो चल रहा है। शुरू में उन्होंने उसकी बात की आपके कार्बन एमिशंस वगैरह की, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर मेरे जहन में आ रहा है। और अब उन्होंने जिक्र किया है ज़्यादा इसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह का, तो इससे मेरे जहन में यूनिट 2 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आ रही है। टेबल 1.1 shows the estimated average cost of battery production for EV using two different technologies। दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे। क्वेश्चन के मुताबिक द शिफ्ट टू ईवी विल कॉज रिडंडेंसीज फॉर हाईली स्किल्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स who have developed and refined the ICE। Often these workers are concentrated in specific areas such as southern Germany। यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही है, ये पहला मैक्रो कॉन्सेप्ट नज़र आया है। The change from ICE cars to EV may also cause difficulties for government in two ways. Firstly, many countries rely on oil export for a large part of their income, such as Saudi Arabia, 45% of the GNI from oil exports. Secondly, other governments place an indirect tax on petrol, gasoline, and diesel as part of their general revenue. For example, Singapore charges 0.41 cents per liter, approximately 17% of the price। तो उसने मेनली हमें पहले मैं क्यों बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आप चैप्टर्स माइंड में ले आओ। पहला इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर, पोल्यूशन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क बाइंग डिस्काउंट्स वगैरह। फिर ये एवरेज कॉस्ट वाला भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद रिडंडेंसी कहाँ हो रही है, स्किल्ड इंजीनियर्स में। तो जब एक टेक्नोलॉजी चेंज होती है और वर्कर्स रिडंडेंट होते हैं, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो वो हम बात करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। आखिर में गवर्नमेंट्स को ओवरऑल मसले आ रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट थे, उनके जीएनआई का बड़ा हिस्सा ऑयल एक्सपोर्ट से आता था, सऊदीया वगैरह या सिंगापुर वगैरह, जो टैक्स लगाते थे डीजल पे और पेट्रोल के ऊपर, उनको नुकसान होगा, रेवेन्यू कम होगा। तो ऑलरेडी हम थोड़ा सा चैप्टर्स माइंड में देखो पहले ही आ गया। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूजिंग एन एग्जांपल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अब पहला हिस्सा जनरल है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंटरनल वाली, फिर इंफॉर्मेशन से लेना है। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को देख के कहे ना जी कि सेक्शन ए मुश्किल है, सेक्शन ए मुश्किल नहीं है, उस बच्चे की रिवीजन नहीं है, उसे पता ही नहीं है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। तो समवन प्लीज डिफाइन व्हाट आर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
एक बार check करो। Yes, very good definition. Economies of scale are the reduction in long run average cost as a result of business producing at a larger scale, size of business itself increasing. अब मेरे बच्चों एग्जाम्पल बड़ा क्लियर कट यहाँ पे था। सेकंड पैराग्राफ में दो एग्जाम्पल्स हैं, कोई एक दे दें। दूसरा क्या है? Purchasing economies by buying raw materials and capital equipment in bulk. पूरा लिखिएगा, 3 out of 3 and every mark matters. नेक्स्ट जी, देखना ये होता है कि टोटली फ्रॉम द डेटा है, पार्शली फ्रॉम द डेटा या जनरल। अब बी पार्ट, कंसिडर व्हाट इज मेंट बाय मिनिमम एफिशिएंट स्केल, ये जनरल क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड टू व्हाट एक्सटेंट द डेटा इन टेबल 1.1 सजेस्ट दिस हैज बीन अचीव्ड। अब अगेन बच्चे जो कहते हैं कि सेक्शन ए मुश्किल है, उनको मसला क्या है कि उन्हें मिनिमम एफिशिएंट स्केल नहीं पता, उनकी रिवीजन नहीं है। आज मैंने माइक्रो के शॉर्ट नोट्स भेज दिए अपने एक स्टूडेंट के, जिसने मेरे ही नोट्स को कंडेंस वर्जन बनाया था, 16 पेजेस में माइक्रो। इसी तरह का एक और डॉक्यूमेंट भेजूंगा, 13 पेजेस में मैक्रो। इस तरह के क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, ग्राफ्स उस बच्चे ने सब किया है। यस, देयर आर अ फ्यू मिस्टेक्स, 3 और 4 माइक्रो में ग्लेयरिंग मिस्टेक्स हैं, वो अच्छे बच्चों को खुद पता लग जाएंगी। और इवन विद दैट मिस्टेक रेशियो इट इज स्टिल अ रियली गुड रिसोर्स। तो लेट्स सी जी, मिनिमम एफिशिएंट स्केल क्या होता है शाहनवाज? शाहनवाज नहीं पता तो बता दो। ले, जिस बच्चे के लिए मैंने सेक्शन ए करवाया खुद क्लास छोड़ गया। चलें जी, तो फजान आप बता सकते हैं व्हाट इज मिनिमम एफिशिएंट स्केल? लोएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, थोड़ी सी गलती कर रहे हो। कोई बच्चा इसको थोड़ा एडजस्ट करता है? अच्छा, थोड़ा सा और बेहतर करो। ये, it's the lowest point on the long run average cost curve where economies of scale have been achieved and diseconomies of scale have been avoided. यू शेप जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है फौजान, उसका लोएस्ट पॉइंट। समझ आ गई मेरा बेटा? मिनिमम एफिशिएंट स्केल होता है बेटे लोएस्ट पॉइंट ऑन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। वैसे उसका हर पॉइंट उस आउटपुट के लिए लीस्ट कॉस्ट ही होता है, टेक्निकली कोई मसला नहीं होता। शेप इज ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। मिनिमम एफिशिएंट स्केल इज द लोएस्ट पॉइंट on the long run average cost curve where economies of scale have been achieved and diseconomies have been avoided. फजान समझ आ गया? अब टेबल 1.1 से जरा देखो बच्चों, टेक्नोलॉजी ए, वो पूछ रहा है कि किस में अचीव हुआ है। टेक्नोलॉजी ए वो कहता है व्हाट एक्सटेंट डेटा इन टेबल 1.1 सजेस्ट दैट मिनिमम एफिशिएंट स्केल हैज बीन अचीव्ड। जी, किस टेक्नोलॉजी में मिनिमम एफिशिएंट स्केल अचीव हो चुका है? बी में, बिकॉज हमारी एवरेज कॉस्ट लोएस्ट पे है और मजीद नीचे नहीं जा रही, 80 से 80 रही। जबकि टेक्नोलॉजी ए में ये भी अचीव नहीं हो रहा। यहाँ पे अभी क्या चल रही हैं? बोलें कौन सी टर्म? अभी तक इस फर्म को क्या मिल रही हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ब्लेस यू, वेल डन। अब देखो, जिनको पता था 6 out of 6, दैट इज एन ए। ठीक है, मतलब 6 अगर लेते हो आप, 6, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 ये और 6 और ले लें, आपका ए बन जाता है। Analyze with the aid of a diagram the likely impact of the change to EV on the labor market for workers producing ice in South Germany. पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, लेबर मार्केट का है। क्या लेबल करेंगे बच्चों? वाई एक्सिस पे वेज रेट
और एक्स एक्सेस पे या एल लिख दो लेबर के लिए। सीआई अक्सर एम्प्लॉयमेंट लिखता है, तो आई वुड सजेस्ट हम भी वही कर लेते। वैसे टोटली एक्सेप्टेबल है लेबर लिखना भी। मैंने इनके एमसीक्यूज में नोट किया कि अक्सर एम्प्लॉयमेंट लिख रहे हैं, तो वेज रेट एम्प्लॉयमेंट ठीक है। पहले हमने लगाया डिमांड कर्व, फिर लगाया सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम बनाया, ये वेज थी और ये नंबर ऑफ वर्कर्स थे। मुझे बताएं, क्वेश्चन को दोबारा एक बार दिखाता हूं आपको। Likely impact of change to EV on the labor market for workers producing ICE engine cars in Southern Germany। मुझे बताएं क्या इफेक्ट आएगा उन इंजीनियर्स पे, उन वर्कर्स पे जो आइस इंजन कार्स बना रहे थे। अब कंज्यूमर्स हैव स्विच टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी बेटे सॉरी, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। फुजान आई एम रियली सरप्राइज्ड, आप हर बात क्लास में सही बताते हो ऑलमोस्ट। प्लीज इस बार पेपर में फ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना और अच्छा करना है। 2 मार्क्स तो आपको यहां मिल गए। एनी वन, एनी कंफ्यूजन? अब मार्क बचे कौन से लूज करेंगे? जिनको लेबल्स नहीं आते। प्राइस क्वांटिटी लिख दिया, सारे मार्क्स कट जाएंगे। सो दीज काइंड ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स कॉस्ट। अच्छा शाहनवाज, आर यू बैक इन द क्लास? अच्छा जी, पिछले साल भी इसने कहा था आपने सेक्शन ए नहीं करवाए, अब भी जब करवाता हूँ ये सब भाग जाते हैं। जी अब बताएं जी, मैं डेटा भी दिखाता हूँ। आइस इंजन प्रोड्यूसर्स स्पेशली इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह, who have defined and developed their skills, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? बोले बोले शाबाश। अरे क्वेश्चन इज रिटन बेटे, देखो, आप बस क्वेश्चन देखो। द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ चेंज टू ईवी ऑन लेबर मार्केट फॉर वर्कर्स प्रोड्यूसिंग आइस इन सदर्न जर्मनी। उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा जो इंजीनियर्स वगैरह आइस इंजन पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, उनको रिडंडेंट किया जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे? बिकॉज वर्कर्स डिमांड इज डिराइव डिमांड, दे विल बी मेड रिडंडेंट एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन डिमांड फॉर कार्स, आइस कार्स, ठीक है। लेकिन क्यों उनकी डिमांड शायद ना गिरे? अब जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, क्यों उनकी डिमांड शायद ना गिरे? हाँ, इन इलास्टिक भी हो तो शिफ्ट तो होगा मेरे बच्चों, कह सकते हो, वैसे इलास्टिसिटी की बात कर सकते हो। और बताएं वो ऐसा क्या करें कि उनकी जॉब सिक्योर हो जाए? Yes, they can retrain themselves onto EV technology. Their MRP will rise and their demand may not fall. However, short run में उनकी डिमांड गिरेगी, लॉन्ग रन में अगर वो ट्रेनिंग ले गए तो they'll be able to fight this structural unemployment. ओवरऑल वेज भी गिरेगी उनकी, क्वांटिटी हाइट भी कम होने का चांस है। लेकिन अगर उन्हें ट्रेनिंग ले ली और इन इलास्टिक डिमांड हुई तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी लेकिन थोड़ी। समझ आ गया मेरे बच्चों? एनालाइज था इसमें, वो नहीं था, मैंने हमें इवेल्युएट कर दिया, इवेल्यूएशन नहीं थी। एनीवन, एनी क्वेश्चंस हियर? आई वुड लाइक टू सी द मार्क्स की। मुझे लगता है डायग्राम को ज्यादा मार्क दे रहा है, 6 मार्क्स बन नहीं रहे। लेट्स सी। Oh, this is May June 25, and this is 42 42 42। ये कौन सा है? मैंने शायद मार्क्स स्कीम निकाली नहीं है इसकी, मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ बच्चों। समर 2042, यस। जी बच्चों, ये कह रहा है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अ रिडक्शन इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट as the firm increases its output, ज़्यादा बेहतर थी, increases its size of production, scale of production. Technical or purchasing candidates may use better electric design
from the information. Minimum efficient scale is the first output level on the long run average cost curve when further reduction in average cost no longer takes place. जो हमने बताया था कि lowest point of the long run average cost curve is perfectly fine. Technology A suggests MES has not been reached. Technology B suggests MES has been reached. This is what I'm interested in. Identifies that unemployment as structural या occupational एक. This will reduce wages as demand falls. Need for retraining. अच्छा सारे मार्क्स छोटे छोटे उसने दे दिए. हाँ तीन डायग्राम को दिए और तीन एनालिसिस को दिए. Everyone clear? अच्छा इसने लेबर लिखा हुआ है. So labor is totally acceptable. You don't have to switch to employment either. बच्चों कोई confusion? Excellent. Let's move on to the paper. Yes. Evaluate the likely macroeconomic effects of the switch to EV for both Saudi Arabia and Singapore. सऊदी अरेबिया जब ईवी पे स्विच होंगी दुनिया तो सऊदी अरेबिया को लास्ट पैराग्राफ में देखो क्या इफेक्ट आएगा. अब क्योंकि इवैल्यूएशन है, हाँ 8 मार्क्स की है, तो हमने अप टू 4 अटेम्प्ट करना है सऊदी अरेबिया के लिए और अप टू 4 सिंगापुर के लिए. तो डेटा में दो दो मार्क्स नज़र आ रहे हैं. थोड़ा सा हमें उसको, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा हमें उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. तो बच्चों देखो, द चेंज फ्रॉम आइस कार्स टू ईवी मे कॉज डिफिकल्टीज फॉर गवर्नमेंट इन टू वेज. पहला सऊदी अरेबिया का पकड़ो क्या मसला हो रहा है और उसको एक्सपैंड करो, इकोनॉमी पे असर ला. अच्छा कोई बच्चा, हाँ कितना हिस्सा था एक्सपोर्ट का, फिगर काउंट बहुत काउंट करते हैं. उनके जीएनआई का कितना हिस्सा एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल से आ रहा था बच्चे? 45%, which will leave them with a major deficit in the current account. Balance of payment ना बोलना, current account या balance of trade बोलना. Which will leave less for development. X minus M part of aggregate demand will fall. Unemployment may occur, real GDP may fall and cause a what effect? A2 students? Downward multiplier and downward accelerator. Shabash, good work. गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उनको क्या मसला आ रहा है? फिगर्स 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 प्लीज, शाबाश. हाउ मच टैक्स वर दे चार्जिंग? कितना प्राइस का परसेंटेज चार्ज कर रहे थे? हाँ, तो एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका गिरेगा, which will result in government's budget going into probably a deficit which may require them to borrow and international indebtedness may increase. इसी तरह एनालिसिस को डीप करते जाओ. अब कोई फायदा? However, both countries will experience fall in inflation rates because Saudi Arabia में aggregate demand गिरने से demand pull inflation कम होगी और indirect taxes कम होने से सिंगापुर में cost push inflation कम होगी. तो conclusion दे देते हैं जी, both countries are likely to suffer major macroeconomic downturns, but Saudi Arabia, which relies too much on, शायद conclusion ना भी हो, कर देते हैं, too much on oil exports, will be more to suffer unless this both countries switch to EVs. क्लियर हो गया मेरा बच्चा? कोई कंफ्यूजन? जी मेरा बेटा. बच्चों ये क्वेश्चन कुदरती में नजर आया है. दिस इज द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस फॉर योर इकोनॉमिक एफिशिएंसी. P2 देने के बाद प्लीज इसको एज एन असाइनमेंट खुद करो. सर कामरान के आंसर से इसको अगर रट्टा भी लगाना पड़े कर दो. उससे आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर के मोस्ट प्रोबेबली ऑल क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. So please take a screenshot for your own benefit and do that. Okay? Now we'll move back to, let me know if I need to wait.
ओके, लेट्स मूव ऑन टू पास्ट पेपर जो आज हमने करना था 2025। किधर गया यार, मार्क स्कीम है, ये हमने पेपर है, नहीं ये होगा, नहीं मैंने बंद कर दिया है। ऐसे लेवल कैसे चले, दोबारा निकाल लेता हूँ, हो सकता है कहीं पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी दोबारा खोल लेते हैं। समर 25 क्वेश्चन पेपर 42 जो लास्ट बैच था उसने ये टेस्ट दिया था, एंड आई वाज रियली वरिड क्योंकि इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन लेबर मार्केट का आया था, थोड़ा सा ट्रिकी। तो उसको सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट्स कर लें प्रैक्टिस, पर फायदा क्या है। डिफाइन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड गिव वन एग्जांपल। इंफॉर्मेशन तो हम लेने सीखेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज, हाँ जी, हमने ये कर लिए। देन व्हाई डोंट आई हैव अ वीडियो फॉर इट। अरे 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 अरे, हाँ बिल्कुल किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। सेक्शन सी किया था मेरे बच्चों या नहीं, मेरा नहीं किया। आई डोंट थिंक सो आइदर। तो सेक्शन सी का एक क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, और अगर हमने हिम्मत की तो दूसरा भी हो जाएगा। अगेन लेट्स टेस्ट द थ्योरी। गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज यूनिट 3, फिर मैं कहता हूँ यूनिट 6 यानी अनएम्प्लॉयमेंट से लेके इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम इनक्वालिटीज, ग्लोबलाइजेशन तक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समेत। तो क्या उन यूनिट्स में से दोनों क्वेश्चन नहीं आए हुए बाय द वे? मेरे ख्याल में पहला वाला चलो थोड़ा सा यूनिट 1 में से है। यूनिट 5 इज टोटली फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। Globalization will have an equally beneficial effect on the standard of living in both high income and low income countries. Evaluate this statement. तो आपको इंशाल्लाह इन 6 यूनिट्स में से क्वेश्चन मिले के, 5 यूनिट्स में से ये 6 हैं, क्वेश्चन मिले के मिले। सो इनके टॉपिकल प्रैक्टिस करें। सर कामरान के आंसर्स कुछ उनमें से थोड़े से शायद दे नॉट सेटिस्फाइंग मार्क्स स्कीम, बट ओवरऑल दे आर वेरी गुड आंसर्स। साथ मार्क्स स्कीम भी देख लिया करें और अच्छा हो जाएगा। सो व्हाई डोंट वी डू इट फ्रॉम हिज आंसर्स। 2025 मई जून, वो पूरा लिखा हुआ ऐसे होगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं स्केच बना के करूं। क्लास जरा हमारी लेट हो रही है। मई जून 25, हाँ ग्लोबलाइजेशन वाला आ गया जी। सबसे पहले की टर्म्स हमारे पास क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई इनकम, लो इनकम कंट्रीज। तो इन चारों का एक एक मार्क होगा, छोड़ना नहीं है। डिफाइन करें इन सबको, इलेबोरेट करें। Globalization refers to the increasing integration of economies through trade, foreign direct investment यानी multinationals, capital flows, migration and spread of technology। बेसिकली 4 हिस्से हैं ग्लोबलाइजेशन के। फ्री ट्रेड हो रही है कंट्रीज के बीच में, इजी मूवमेंट ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी हो रही है, मल्टानेशनल्स इधर से उधर मूव हो रही हैं, markets are becoming one, world is becoming like one big market. It's often argued that globalization raises standards of living by increasing efficiency, expanding markets and promoting growth. अब इन्हें हाई इनकम कंट्रीज को डिफाइन करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और लो इनकम को। हाई इनकम कंट्रीज, अरे यार दिस इज अ मिस्टेक, प्लीज डेफिनेशंस मिस नहीं करना। व्हाट आर हाई इनकम कंट्रीज बच्चों? 4-5 फीचर्स बता दें मुझे। वेरी गुड। यस, यूज द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मरियम। आपने कह दिया दे हैव हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वो काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ नो वेग। तो हम क्या कहेंगे जी? दे टेंड टू हैव हाई रियल जीडीपी पर हेड, high literacy rates, HDI values will be high, very well developed infrastructure, low birth rates, low death rates, longer life expectancy, infant mortality, कुछ भी ऐसी बात। और लो इनकम उल्टा कर दो, मरी बिलाही आप बताइएगा। बिल्कुल सही है। तो बेसिकली लो, हाई डेथ रेट्स, हाई बर्थ रेट्स, यू नो एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन कम है, यंगर पॉपुलेशन की परसेंटेज कम है। ये सब बुकिश बातें गलत हो चुकी हैं लेकिन अभी तक हम लिख सकते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों हम आते हैं
towards standards of living. What are standard of living का concept है क्या? It refers to, shabash, wonderful. Living standard refers to overall quality of life in a country. It includes both monetary, yani quantitative factors like real GDP, etc., per head, and non-quantitative, yani qualitative factors such as literacy, healthcare, environmental conditions, etc. ये चार मार्क्स सिक्योर करो. आई पर्सनली थिंक दिस आंसर इज लैकिंग अनलेस बाद में लिखा हो. जी मेरा बेटा. सेम थिंग. पर हेड पर कैपिटा सेम मीनिंग. समझ गए हो बेटे? सेम चीज है. इन हाई इनकम कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन के, वो कह रहा है जी कि क्या इक्वली बेनिफिट करेगा, इस बेस पे हम इवेल्युएट करेंगे. या equally beneficial. In high income countries, globalization can increase consumer welfare. वैसे दोनों को सिमिलर फायदे हैं. Through access to cheaper imports and a wider variety of goods and services. उन्हें free trade का फायदा लिया. Trade allows countries to specialize according to comparative advantage, increasing overall efficiency and output. Consumer benefit from lower prices and greater choice, while firms gain access to larger export markets and cheaper raw materials. Very good start. उन्होंने चार पांच लाइनों में ट्रेड को कर दिया. इन एडिशन, हाई इनकम कंट्रीज ऑफन बेनिफिट फ्रॉम आउटवर्ड एफडीआई. उनकी मल्टीनेशनल्स बाहर जाती हैं to increase profits by producing abroad at lower cost. High profits are then sent back, repatriated. Higher profits and global market access may increase national income and, in turn, improve standards of living through higher wages, improve public services funded by tax revenue. मज़ा नहीं आया. शायद नीचे उन्होंने दोबारा किया हो. I'm just judging it too early. Low income countries may also benefit significant. थोड़ा सा मैं चाहता था कि लिविंग स्टैंडर्ड के साथ वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल, क्योंकि एफ बाहर चली गई, उनकी इन्वायरमेंट बेहतर हो गई. मल्टीनेशनल्स बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में प्रॉफिट भेज रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में गया, जिसके रिजल्ट में रिजर्व्स बढ़ सकते हैं. फिर उसको गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह पे लगा सकती है एक्सेस मनी को. उससे पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव होंगी. उन्होंने लिखा है पब्लिक सर्विसेज, लेकिन एजुकेशन हेल्थ थोड़ी सी बात करनी चाहिए थी. Low income countries may also benefit significantly from globalization. Access to global markets enables them to export primary goods or manufactured products, generating foreign exchange and employment. बिल्कुल ठीक है. Inward FDIs, यानी multinationals, can bring capital, technology, managerial expertise, and training, raising productivity and output. For example, the growth of export oriented manufacturing industries can reduce unemployment and increase incomes. Integration into global supply chain can accelerate economic growth over time, reduce poverty. Therefore, in theory, globalization has potential to raise living standards. Again, in an education, healthcare environment की बात नहीं की. However, the benefits are unlikely to be equal. High income countries often have stronger institutions, better infrastructure, more skilled labor force, and diversified economies. These factors allow them to capture a larger share of gains from trade and investment. They are more likely to export high value manufactured goods and services, गाड़ियाँ वगैरह, internet वगैरह, technology वगैरह, while low income countries may remain dependent on primary commodities with volatile prices, मुसलसल up down prices. This can lead to unstable incomes and limited long run development. Furthermore, in high income countries, globalization can also create welfare loss. Increased import competition may lead to structural unemployment. बहुत अच्छा. In declining industries such as manufacturing, as production shifts to lower cost countries. Income inequalities may widen if high skilled workers benefit from more than low skilled workers. Nevertheless, high income governments often have greater fiscal capacity, any budget hota hai, to redistribute income through taxes, etc., and welfare system. In low income countries, the impact may be more uneven. While some sectors may experience rapid growth, others may be unable to compete with imports, leading to job losses and deindustrialization. Multinational companies may repatriate profits back home, limiting the long term benefits. Environment will be degraded. Poor labor conditions may also occur if कानून जो हैं वो weak हैं. Additionally, reliance on global markets may make low income countries
vulnerable to external shocks such as global recessions or commodity price fluctuations, जैसे 9/11 या भी ईरान वॉर हाई इनकम लो इनकम दोनों को नुकसान दे रहा है. The extent of benefit also depends on domestic policies. Countries that invest in education and finally living standards and link कर दिया है. Investment in education, infrastructure, and good governance are more likely to translate globalization into sustained improvement in living standards. Without supporting policies, gains may be concentrated among elites, increasing inequality rather than broadly improving welfare. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जिन्होंने ए आई से लिया है आंसर. इन्होंने इस बार कहा था कि मैं ए आई से ले रहा हूँ, सो उस तरह का आंसर है. While globalization can raise living standards for both high income and low income countries by promoting efficiency, growth, and access to new markets, the scale and distribution of benefits differ significantly. High income countries are generally better positioned to exploit opportunities and manage the risks, while low income countries may face greater vulnerability and structural problems. Overall impact depends heavily on domestic institutions, economic structure, and policy choices. Also, both low income and high income countries can gain from globalization. The magnitude, stability, and distribution of benefits are likely to differ, with high income countries often better able to capture and sustain the advantage of global integration. आई वुड से वैसे है तो ये एआई का आंसर है. इसमें डेफिनेशंस ऐड करके और लिविंग स्टैंडर्ड से मज़ीद लिंक करके अगर आप बच्चे इसको बहुत दफ़ा पढ़ लेते हैं और मेंटली इसको यू नो गेन कर लेते हैं, इस पे अपनी मास्टरी, समथिंग लाइक दिस मे बी इन योर एग्जाम. बहुत क्वेश्चन मल्टीनेशनल्स पे और इनके ऊपर आ रहे हैं. ठीक है जी. ओह, इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी का है. अच्छा, वेरिएंट 44 है ये कोई. मैंने समझा कि इसमें भी इकोनॉमिक एफिशिएंसी था, नहीं है. Back to the questions. यार ये पेपर गया कम, बार बार खोलता हूँ फिर गायब हो जाता है. ये है नहीं. हाँ यही है, शुक्र है. ओके. तो हमने सेक्शन सी का पहला पार्ट कर, सेकंड पार्ट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 4. विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शंस एंड विड्रॉल diagram graph, assess the impact of a decrease in interest rates on the level of employment in an economy. बहुत इजी क्वेश्चन है. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात है सारी. आर यू गाइज एबल टू डू इट? डायग्राम तो मैं बना के दिखा देता हूँ. डू यू थिंक यू गाइज कैन डू इट और शैल आई स्केच इट अ लिटिल बिट? नॉट हेल्पिंग, टेल मी. अगर कर सकते हैं तो मैं खामोश रहें. देखो बेटे, सिंपली असेस द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, दैट इज इट. एंड पे और बातें कुछ करना चाहो तो कर लो, लेकिन है ये इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड. ठीक है, चले. व्हाई डोंट वी लुक एट सर्स आंसर और जल्दी से इसको करते हैं कि 10 मिनट में स्केच नहीं बनेगा. इंजेक्शन विड्रॉल डायग्राम समर 42. ये है जी समर 44. थोड़ा सा पीछे जाते हैं. समर 42 और क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस. ये पेपर तो डिफरेंट लग रहा है. लेट्स सी. नहीं, अच्छा नवंबर है, 24 है. अच्छा जी. इनके 24 23 के आंसर्स आर टू गुड. ही मेड देम हिमसेल्फ. अब इन थोड़ा सा एआई यूज़ किया तो कहीं कहीं मार्क्स कम हो जाते हैं, बट अदरवाइज ब्यूटीफुल वर्क, ग्रेट रिसोर्सेज. तो हम जल्दी से 9 मिनट हैं, बल्कि हमने 15 पे स्टार्ट किया था. वी हैव टाइम एक्चुअली. तो 42 यस 42 ये आ गया हमारा है. अक्टूबर नवंबर 25 पे चला गया हूँ और आगे चला गया हूँ मैं. समर 42 हमने करना है. सॉरी बच्चों फॉर दिस इनकन्वीनियंस. आई एम अ लिटिल बिट लुकिंग हियर एंड देयर. ओके जी, यहाँ पे कहीं आना चाहिए इसको. फरवरी मार्च 42. उफ, कितना मिस हो रहा है. बीच में इतने क्वेश्चंस तो हो नहीं सकते. अच्छा, मई जून 41 43 सेम था.
मे बी ही इज मिस्ड मे जून 42 बिकॉज अभी देखते हैं, इसके फ़ौरन बाद आना चाहिए अब, अदरवाइज मैं कल इसको प्रॉपर आप लोगों को करवा दूंगा। मे जून 42 जी। ये क्वेश्चन मार्केट स्ट्रक्चर्स का, हमने लेबर मार्केट का अच्छी तरह कर लिया। एक दफ़ा देख लेना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एक बार एमआरपी राइट पे शिफ्ट करें परफेक्ट मार्केट में, और इम्परफेक्ट में मनॉप्स नहीं दिखाएं, एमआरपी राइट पे शिफ्ट करें। और पहले वेज W1 वो दे रहा था सप्लाई के मुताबिक, अब W2 देगा तो वेज भी बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयमेंट भी। ये थोड़ा सा हमने कल कर लिया था। अब देखें जी, ये इंजेक्शन विड्रॉल्स डायग्राम। In the injections withdrawal model of national income determination, equilibrium output occurs where total injections, investment, government spending and exports, great, equal total withdrawals, saving, taxation and imports. Yes, he has defined the basics. फिर उसके बाद जी गवर्नमेंट, अच्छा, equal total withdrawal, हाँ, in diagram 1 national income Y is shown on horizontal axis and injections withdrawals on vertical axis. चले कोई नहीं, the withdrawal function is upward sloping because saving, taxes and imports increase as income increase, वो induced होते हैं। Injections are drawn as a horizontal line because they're autonomous, they don't depend on national income. Decrease in interest rates primarily affects investment. Lower interest rate reduce cost of borrowing and increase expected profitability of investments projects. As a result, planned investments rise, shifting the injection curve above. कंजम्पशन भी इससे बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि उसको हम विड्रॉल इंजेक्शन में सेपरेट इंजेक्शन नहीं मानते तो उन्हें इन्वेस्टमेंट के हवाले से किया। समझ आ गया? आसान सा डायग्राम है बच्चों। वाई एक्सिस पे डब्ल्यू जे विड्रॉल्स इंजेक्शंस और एक्स एक्सिस पे वाई लिख दो खाली, नेशनल इनकम इज गुड इनफ। किसी को इसमें मसला आ रहा हो? Up, the new equilibrium occurs at a higher level of income, Y1. The increase in income is likely to be greater than the initial rise in investment due to multiplier effect, as higher income generates further consumption and induced increases in output. उसके बाद जी राइज इन नेशनल इनकम की वजह से लेबर की डिमांड डिराइव्ड होती है, फर्म्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और वर्कर्स को हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, स्पेशली सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगी। In a sense, a decrease in interest rate can reduce unemployment, increase employment, particularly when the economy is operating below full employment with spare capacity. This is his answer. Very good answer. However, the effectiveness of lower interest rates depend on several factors. Limitations शुरू हो जाएंगी. Responsive of investment to interest rates is crucial. If business confidence is low, firms may be unwilling to invest even when borrowing costs fall. In this case, the injection curve may shift only slightly, leading to a small increase in income and employment. This is sometimes referred to as investment demand, that is, interest inelastic. Secondly, the size of multiplier matters. If the marginal propensity to save, tax, or import is high, significant proportion of additional income will leak out. वही जो करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है हायर इनकम से, हायर इंटरेस्ट रेट लोन से ज़्यादा बोरोइंग लोग करते हैं। उसके बाद जी third, the initial position of economy is important. If economy is close to full employment, injection may lead to higher inflation. आउटपुट नहीं बढ़ सकेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ देयर वाज अ नेगेटिव आउटपुट गैप, impact on employment will be greater. Very nice answer. There may also be time lags in transmission of monetary policy. वही सारी limitations इसमें अलबत्ता हम ऐड कर सकते हैं, वो जो लिक्विडिटी ट्रैप है, जिसमें डिमांड कर्व फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व नीचे परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। मनी सप्लाई बढ़ाएं ताकि इंटरेस्ट रेट कम हो, उससे इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा और इफेक्ट नहीं आएगा। इन कंक्लूजन, अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज लाइकली टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट if the economy has spare capacity, if investment is responsive to borrowing cost. Injections withdrawals framework show clearly how higher injection raise equilibrium national income, which in turn increases employment. However, how much will it happen will depend on business confidence, size of withdrawal, state of the economy. In conclusion, lower interest rate can raise employment, but their effectiveness varies and may be limited in periods of weak confidence
और नियर फुल एम्प्लॉयमेंट 20/20 आंसर है बच्चों। किसी को कंफ्यूजन हो रही हो? ऑलराइट, बस डायग्राम को देख लीजिए। विड्रॉल्स इंजेक्शंस लेफ्ट साइड पे, वाई या नेशनल इनकम एक्स एक्सेस पे। विड्रॉल कर्व जीरो से नीचे स्टार्ट होता है डिस सेविंग की वजह से, ये सेविंग्स टैक्सेस इंपोर्ट्स मिलके बनता है। इंजेक्शंस आई प्लस जी प्लस एक्स, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ये ऊपर जाएगा और J1 पे जाएगा। एक एंगल जो और किया जा सकता था, इंटरेस्ट रेट कम होने से हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होगी, हॉट मनी हमारे बैंक्स में कम आएगी, जिसकी वजह से करेंसी डेप्रीशिएट होने से एक्सपोर्ट्स चीपर, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव। अगर इलास्टिक डिमांड थी तो एक्स माइनस एम का इंजेक्शन भी आएगा, उससे भी J1 पे हम शिफ्ट होंगे। लेकिन अगर इन इलास्टिक थी तो उल्टा इफेक्ट आ सकता है। एक और इवेल्युएटिव पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहें। एनीवन, एनी क्वेश्चंस मेरे बच्चों? ऑलराइट, लेट्स क्विकली लुक। 15 मिनट थे लेकिन अच्छा, ओ बच्चे सारे चले गए। चलें, दैट्स इट फॉर टुडे देन। एनी क्वेश्चंस बच्चों? ऑलराइट, आई एम सेविंग